हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, देखिए, ये 6/10/2022 को ये 5 से साढ़े 6 बजे के बीच जो पेपर हुआ था, यानी थर्ड शिफ्ट का पेपर है। और रेलवे ग्रुप डी का है भाई। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। यहाँ पे कह रहे हैं, दो 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वाट है। पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? अगर शक्ति आपको दी गया है पी, और यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है वी, और धाई धारा आई बारे पूछ रहा है, तो पी बराबर वी आई फार्मूला होता है। और अगर आई आपसे पूछ रहा है तो पी अपॉन वी हो जाएगा। तो पी की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है कितनी? 10 वाट। 10 ऊपर रखेंगे, 20 को नीचे रखेंगे, जीरो कट गया, 2 से 1 को जब भाग करेंगे 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 एम्पियर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे ए बी पी डी ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाले हिस्से का क्षेत्रफल आपसे निकालने को कह रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी एक आयत है, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। और साथ ही साथ हमें एक त्रिभुज दिया गया है, जिसमें हाँ, यहाँ पे देखिए 90 अंश का कोण दिखाया गया है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, इतना होता है। हमें बस वैल्यूज यहाँ पे खोजनी है और रख देनी है। जैसे ए बी और सी डी जो दिखाई दे रहा है, ये भी, ये जो 4 है, और यहाँ सी डी जो दिखाई दे रहा है, ये भी टोटल 4 है। यहाँ से यहाँ तक टोटल वाला 4 है। ये देखिए, ए डी और बी सी की वैल्यू दी है 2.5, ये 2.5 की है। ठीक है, यहाँ पे पी सी दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 दिखाई दे रही है। बस इतनी सी बात है। चलिए ठीक है। अब अगर हमको इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देना है। बस इतना सा काम करना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? 25 चौके 100, एक अंक पे दशमलव, यानी कि 10। सिंपल बात है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये 25, 2.5 मतलब 25 चौके 100। 100 होता है, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो वही अपना जीरो हट जाएगा एक, तो 10 बचेगा। और इसमें 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो 1/2 हो गया, आधार अपना 1 हो गया, ऊंचाई अपना 2.5 हो गया। 2.5 को जब 2 से भाग करेंगे तो 1.25 इतना मिल जाएगा। तो 10 में से हमको 1.25 हमको घटाना है। बस इतने से बात है। 0.00 बढ़ा लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचेगा 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा है 9, 9 में से 1 गया 8। तो 8.75 बहुत ही सिंपल सा उत्तर आ गया। ठीक। अगले वाले प्रश्न देखते हैं, जहाँ कि कहा गया है कि मतलब कुल मिला के दिया गया है एक पैटर्न को फॉलो करते हुए इनमें से कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, बस ये हमको देखना है। तो पैटर्न को जूम करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, एल जो होता है वो होता है कितना? 12, ये होता है 10, ये होता है 8, ये होता है 6, ये होता है 4, ये होता है 2, यानी कि 2 2 करते हुए जा रहा है। तो डब्लू होता है 23, ये होता है 21, ये होता है 19, ये होता है 17, ये होता है 15, ये होता है कितना? 13, 2 2 करते हुए जा रहा है। अब देखो, टी होता है 20, आर होता है कितना? 18, ये होता है, क्यू होता है 17। यहाँ पे देखो एक कम हुआ, तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया। अब यू क्या होता है? यहाँ पे देखो 21 होता है, ये 19 है, ये 17 है, ये 15 है, ये 13 है, ये 11 है। तो ये अपना फॉलो कर रहा है, ये सही जवाब हो जाएगा। बाकी विकल्प चाहे तो ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे ये 26 है, ये देखो 23 है, यहाँ पे 3 कम हो जा रहा है, तो यही गलत हो गया। ये देखो, ये एस 19 होता है, और वी क्या होता है? 21 होता है, ये बढ़ रहा है, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? तो ये 9 3 3 1 था भाई। याद रहता पाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रह पाए तो भूल जाओ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इग्नोर मार। अगले वाले प्रश्न में चलते हैं कि उस संख्या का चयन कीजिए जो उस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो वही देखते हैं कि भाई क्या बन रहा है इसमें। देखिए, 1 से 9 हो रहा है, यानी 8 हो रहा है। 22, देखो यहाँ पे 22 हो रहा है, तो कितना हो रहा है? ये 12, 13, 13 बढ़ रहा है। ठीक है, 13 बढ़ रहा है। इसमें देखेंगे तो 10 बढ़ा हुआ है। इसमें देखेंगे तो कितना बढ़ा है? 5, एक 15 बढ़ा हुआ है ना। ठीक है, आगे पता नहीं। अच्छा, इनका अंतर देख लो, तो यहाँ पे देख लो +5 हो रहा है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? -3 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है। मेरे ख्याल से आगे -3 होना चाहिए। -3 मतलब 15 में से 3 गए तो 12 होना चाहिए। तो 12 का मतलब यहाँ पे 12 जोड़ना चाहिए, तो 12 जोड़ दो। 7 2 9, और 4 1 5। देखो, 59 दिखाई दे रहा है विकल्प में। और आगे वाला ट्राई करना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे +5 करना है। अब +5 करना है, तो 12 5 17 होता है। 17 जोड़ दो। 9 7 16 के 6 दिखाई दे रहा है, हासिल है 5 1 6 1 7 दिखाई दे रहा है, 76। तो सीरीज सही क्रम में चल रही है। इसका मतलब अपना अपन सही किए हैं। ठीक है, सही जवाब है 59। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में कहा गया है कि दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? ये जो अभिक्रिया दिखाई दे रही है, ये किसका उदाहरण है? तो आपको यहाँ पे दिखाई दे द्वि विस्थेपन और अवक्षेपण अभिक्रिया, ये तो सही जवाब है। लेकिन क्यों सही जवाब है? देखो, Na और CO3 और CaCl है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? CaCO3 हो रहा है और NaCl हो जा रहा है, यानी ये इसका इसके साथ, इसका इसके साथ हो रहा है। इसको कहा जाता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन इसमें और कहीं है? देखिए, यहाँ पे अवक्षेपण तो मारो गोली, चलो अवक्षेपण को मारो गोली, पहले द्विविस्थापन को देखो।
यहाँ पे केवल विस्थापन, तो भाई केवल विस्थापन नहीं, द्विविस्थापन है। विस्थापन और संयोजन, इसमें संयोजन बिल्कुल नहीं है, संयोजन और अपघटन बिल्कुल नहीं है। संयोजन अपघटन, संयोजन तो है ही नहीं। तो अवक्षेपण, अब अवक्षेप बन जाएगा इसका भाई, CaCO3 का अवक्षेप बन जाएगा वो सॉलिड के रूप में। इसमें देखो एस दिखाई दे रहा है ना, एस दिखाई देने का मतलब वो सॉलिड माने ठोस बदल जाएगा, ठोस बदलने का मतलब अवक्षेप हो जाता है, ठीक है, वो नीचे बैठ जाएगा। और AQ का मतलब होता है जलीय विलयन, AQ का मतलब जलीय विलयन, ये ठोस हो गया, ये AQ मतलब जलीय विलयन होता है। तो ये दो विस्थापन और अवक्षेपण, यहाँ पे देखो विस्थापन नहीं होगा, संयोजन नहीं है, संयोजन नहीं है, अपघटन तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते इसको, अपघटन नहीं कहते, विस्थापन भी नहीं कहते। तो ये बहुत आसान प्रश्न था, ठीक है। हालांकि हमको पता नहीं है, लेकिन विकल्प देख करके हम पहचान पा रहे हैं कि इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, ठीक। अगला प्रश्न है कि कुछ मछलियां पानी में घूंट लेकर के सांस लेती हैं। कुछ मछलियां मतलब ज़्यादातर मछलियां पानी में घूंट लेकर के, यानी पानी पीती हैं और गलफड़े से पानी निकालती हैं, ऐसे सांस लेती हैं। तो ये मछलियां पानी का घूंट, पानी जो लेती हैं वो कैसे? प्रति मिनट हवा में सांस लेने वाले जीवों की तुलना में कम बार लेती हैं। तो क्या ये कम बार लेती हैं? जो हवा में सांस लेते हैं उनकी अपेक्षा में कम सांस लेती हैं, कम घूंट पीती हैं, या फिर यहाँ पे ये अधिक बार लेते हैं? तो सही जवाब रहेगा कि वो हवा में जो सांस लेने वाले जीव होते हैं उनकी तुलना में अधिक बार जो घूंट है, पानी का घूंट है वो लेती हैं, ताकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन, क्योंकि हवा में देखो, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा तो पर्याप्त मात्रा में है, काफ़ी है, लेकिन पानी में उतनी ऑक्सीजन घुली नहीं रहती है। और मान लो जो घुली भी रहती है तो उसमें कुछ अपने पेड़ पौधे भी होते हैं, जैसे अपना एक वो होता है, क्या कहते हैं, जलकुंभी, जानते होंगे, बड़े बड़े ऐसे पत्तों वाले इसे पानी में तैरती रहती है, तो वो ऑक्सीजन ढेर सारा सोख लेते थे। ये सब क्या है ना, ऑक्सीजन की वजह से भी कमी रहती है पानी में, तो इसलिए ज़्यादा लेंगे तभी जाके उनको शरीर में पूर्ति हो पाएगी, तो ये ज़्यादा बार लेती हैं, ठीक है। और बस हो गई बात। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए श्रृंखला को अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर दाईं ओर यानी इधर की ओर से पांचवी संख्या और बाईं ओर से चौथी, इधर की ओर से चौथी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा ये। तो सबसे पहले तो इनको अवरोही क्रम में लगाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे दाएं बाएं अपना कर पाएंगे। तो सब अवरोही मतलब घटते क्रम में, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, क्योंकि हमको तो सवाल भी पढ़ना होगा ना, और एक बार लिखने के बाद मेरा से नहीं हो पाएगा उतना। तो हमको पहले अवरोही क्रम लगाना है, यानी बड़े से छोटा, बड़े से छोटे में सबसे पहले तो देखो 300 वाला हम देख लेते हैं। 300 वाले हमारे पास कितने हैं? दो ही लोग, तो दो ही आइटम है 300 वाले। तो 323 हो गया, फिर 315 हो गया, फिर 200 वाला देख लेते हैं। ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, और ये दोनों दिखाई दे रहे थे। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? मेरे ख्याल से 266 सबसे बड़ा है, नहीं 285 बड़ा है। 285 हो गया, फिर 266 हो गया। अच्छा 300 वाले हम काट देते हैं एक बार को। 285 हो गया, 266 हो गया, और 231 ले लेते हैं। 231, 231, फिर 200, यहाँ पे 17 ले लेते हैं, 217 हो गया, फिर 202 हो जाएगा, 202 हो जाएगा, फिर 182, 193, 186। तो 193, 186 और 182। भैया यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे लिखने की वजह से थोड़ी सी क्या कर ली है, हमने ज़बरदस्ती का ये चीज़ ली है। भैया आप इसको कैसे कर पाओगे अपनी कॉपी में, जब आप पेपर देने जाओगे तो थोड़ी समस्या हो जाएगी ना। समस्या इस बात की होगी यार, इसमें भूल जाना होता है कि हमने कौन सा लिख लिया है, कौन सा नहीं लिख लिया है। अब कॉपी पेन होता है तो उसमें टिक लगा लो, आसानी से हो जाता है, और कॉपी पेन नहीं रहता है, ठीक है, कॉपी पेन तो रहेगा, लेकिन क्या हम बार-बार सवाल ही उतारते रहेंगे क्या? तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना। तो उसमें आप अपना ट्राई कर लेना, देख लेना। मैं तो ऐसे निशानों लगा लेता हूँ, थोड़ा-सा अपने पास रफ रहेगा तो कॉपी रहेगी तो थोड़ा-सा विस्तार, थोड़ा दूर-दूर लिखेंगे। अगर मान लीजिए जैसे एक आध चीज़ छूट रहा है तो उसको हम बीच में ऐसे थोड़ा-सा घुसा भी सकते हैं ना। यहाँ पे जैसे मान लीजिए, यहाँ पे हमने घुसा दिया, ऐसे करके घुसा दिया, तो ऐसे भी हो सकता है। चलिए ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि दाईं ओर से पाँचवीं, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, पाँचवें नंबर पे ये हो गया, और बाईं ओर से चौथी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन दोनों का अंतर कितना होगा, ये घटाना करना है। तो भैया यहाँ पे ये क्या था, अपना 217 था, ठीक है। यहाँ से लेंगे 16 में से 7 गया 9, अच्छा जी, और यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से अगेन 4, 49 दिखाई दे रहा है। तो 49 अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया कि दी गई संख्या प्रतीक और श्रृंखला का अध्ययन कीजिए, और इसमें क्या है कि ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले अभाज्य है और बाद में एक प्रतीक है। यानी कैसा होना चाहिए, विषम संख्या को हमको देखना है जिसके आगे एक अभाज्य हो और बाद में एक प्रतीक हो, ये हमें खोजना है ये, ठीक। अच्छा, विषम भाज्य प्रतीक, ठीक। तो चलो देखो, पहले बात तो हम विषम देखेंगे। जैसे दो विषम नहीं है, यहाँ पे देखो 3 एक विषम है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। 3 एक विषम है लेकिन उसके आगे अभाज्य नहीं है, ठीक है। 7 एक विषम है पर अभाज्य नहीं है। 8 एक विषम नहीं,
5 एक विषम है लेकिन आगे अभाज्य नहीं है, 3 एक विषम है, इसके आगे अभाज्य और बाद में प्रतीक भी है। तो ये समझ में आ गया कि 3 एक विषम है, उसके आगे अभाज्य और फिर बाद में प्रतीक भी है। अब देखिए ये एक एक विषम तो है पर आगे अभाज्य नहीं है, ठीक? ये वाला मान 5 विषम के आगे अभाज्य नहीं है, देखेंगे भैया यहाँ पे 3 विषम है, उसके आगे अभाज्य नहीं है। आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे और कोई विषम मिल नहीं रहा है। जैसे 9 विषम मिल गया है, उसके आगे अभाज्य नहीं है। विषम मिल जाओ, विषम विषम विषम, जैसे विषम 7, कोई विषम और तो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा कोई और विषम नहीं मिला जिसके आगे एक अभाज्य हो बाद में एक प्रतीक हो, तो केवल एक अपना सही जवाब हो जाएगा। बस यही ध्यान से देखना है और हो जाएगा काम। अगला प्रश्न है, इसका योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए पहले बात तो पहचानना पड़ेगा कि किनको जोड़ना है। देखो यहाँ पे एक पद दिया गया है, ये एक है, ये एक है, ठीक? बस 3 लोग हैं। जहाँ-जहाँ कॉमा लगा है वहाँ-वहाँ लगा है। अब हमारे पास एक्स वाई हम पहले दिखाई दे रहा है, हम देख लेते हैं एक्स वाई और कहाँ दिखाई दे रहा है। एक्स वाई यहाँ दिखाई दे रहा है और एक्स वाई यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक? हम पहले बस इन्हीं का कैलकुलेशन करेंगे। देखो 3 एक्स वाई और 2 एक्स वाई दोनों लोग माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, 3 दूनी 5 एक्स वाई हो जाएंगे। 7 एक्स वाई प्लस में, 7 में से 5 एक्स वाई कट जाएंगे तो 2 एक्स वाई बचेगा। 2 एक्स वाई बचेगा और वो भी रहेगा प्लस में, और प्लस में 2 एक्स वाई यहाँ दिखाई दे रहा है, बाकी यहाँ तो माइनस में है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं। इस वजह से केवल यही वाला, देखो हमको पूरा प्रश्न हल करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक पार्ट हमने देख लिया, अगर वो हमको सही से मिल गया, काम बन गया तो फिर इग्नोर मारो, बाकी सारी कोई मतलब नहीं है, ठीक? वो हमने देख लिया, ठीक है? और जैसे 5 एक्स वाई तो सब में सेम है, 4 वाई भी सब में सेम है, ये भी अपना सब में सेम वही दिया गया है, ये वाला भी सेम दिया गया, खाली थोड़ा चिन्ह बदला है। पर 2 एक्स वाई से हमने बहुत जल्दी अपनी चीज़ को प्राप्त कर लिया जो हमें चाहिए था, ठीक? अगला प्रश्न है कि ए बी सी डी ई एफ 6 लोग हैं, एक ही इमारत में 6 अलग-अलग मंजिलों पे रहते हैं। इमारत में निचली क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले को 2 है और सबसे ऊपर वाले को 6 है, इस प्रकार से है, ठीक? तो आइए चलिए पहले इनको बनाते हैं। इसमें सबसे पहले तो क्या दिया गया है वही हम देखते हैं कि बी सी से के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। जो बी भाई साहब हैं, हम कहाँ बना लेते हैं यहाँ पे, बी भाई साहब हैं वो जो सी के ठीक नीचे वाले पे रहते हैं, ऐसा ले लेते हैं, बी सी के ठीक नीचे रहता है। सी एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है लेकिन सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता। देखो भैया बात ये होती है कि जैसे 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 हमने 2 बार क्यों बनाया? क्योंकि कह रहे हैं कि सी एक सम क्रमांक पे रहता है। सी यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, 2 और 4 पे रह सकता है, पर 6 पे नहीं रह सकता क्योंकि वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है, ठीक? अच्छा, ठीक है, जब सी को हम रख सकते हैं तो हम बी को भी रख सकते हैं, तो बी को हमने रख दिया, ठीक? उसी हिसाब से रख दिया। बी और डी के मंजिलों के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, तो बी और डी के बीच में 3 लोग रहते हैं। देखो भैया इसमें देखो बी और डी अगर यहाँ पे बिठा देते हो तो 3 लोग तो नहीं आ पाते हैं, ना ही नीचे वाले मामले में कुछ हो पाता है। यहाँ वाले में हो सकता है कि बी और डी के बीच में 3 लोग रह सकते हैं, यहाँ पे ऐसे हम रख सकते हैं, ठीक? तो ये वाला तो अपना गलत ही हो गया। आगे चलते हैं कि ए एफ के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। ए जो है वो एफ के ठीक ऊपर है, तो ए को यहाँ बैठाओ, एफ के ठीक ऊपर बैठाओ तभी बैठा पाओगे, अन्यथा बैठा ही नहीं पाओगे। ई को सबसे ऊपर बैठा दो। चौथी मंजिल पर कौन रहता है? तो ए रहता है, ए अपना सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बहुत ही सिंपल प्रश्न था, बहुत सिंपल। तो अगला प्रश्न है कि यदि 2 संख्याएँ x और y का लासा और मासा क्रमशः इतना दिया गया है और इन दोनों संख्याओं का योगफल दिया गया है, तो अगर वो संख्याएँ x, y थे तो 1/x प्लस 1/y की मान निकालना है। अब देखो इसको हमको पहले यहाँ-वहाँ ऐसा हल नहीं करना है। पहली बात तो जो पूछा जा रहा है उसी को देख लो, 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा? नीचे वाले का गुणा हो जाएगा x, y, ऊपर वाले का योगफल, मतलब इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, तो y प्लस x या फिर x प्लस y लिखो, एक ही बात है, कोई समस्या नहीं है। अब देखोगे कि आपको योगफल के रूप में 48 ऑलरेडी दिया गया है, ठीक? ये हो गई बात। और यक्स वाई आपको एक नियम पता होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम 286 गुणित 2 जो इनका लासा है और मासा का गुणनफल हमने नीचे रख दिया। बस अब हमको काटना है, 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से और कट रहा है। 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 से ये कट रहा है, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 12/143, 12/143 कहीं दिखाई दे रहा है? तो आपको दिखाई दे रहा है पहले ही विकल्प में। तो समझ में आ गई बात ना? इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मतलब आसानी से हो जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या मतलब होता है और उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं कि वही सेम टू सेम सवाल, उस समस्या का चयन कीजिए वगैरह, 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 बहुत सारी बातचीत चीज़ें हैं। कुल मिला के बात ये देखना है कि इन दोनों में जो पैटर्न बन रहा है वही इन चारों में से किस में वही सेम पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले हमें पैटर्न को समझाना है, समझना है, फिर वही हमको खोजना है।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 75 है और 67 है, बहुत आसान है, ये बहुत आसानी से मिल गया। हमने 75 67 को घटा दिया तो हमको क्या मिल गया 8, और 8 का दुगुना होता है 16। ऐसे ही 33 में 26 घटा दिया तो हमको मिल गया 7, और उसका दुगुना होता है 14। सेम टू सेम ऐसे 40 में 96 जब अंतर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और 56 डायरेक्ट लिखा था ये तो भाई नहीं, दुगुना हमको करना है ना। इसका अंतर देखेंगे तो भैया 14 में से मतलब घटा 14 में से 8 गेंद तो मिल जाएगा कितना 6, और 5 में से 2 गेंद 3, 36 दोनों 72। ये तो सही हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले में एक पैटर्न और है कि पीछे वाली संख्या बड़ी नहीं है। यहाँ पे देखो 67 और 26 छोटी है इन दोनों में से, तो इसमें ये सही तो है, लेकिन थोड़ा सा रॉन्ग ये है कि इधर वाली संख्या बाएं साइड वाली संख्या बड़ी है, दाएं साइड वाली छोटी है। तो ये वाला पैटर्न ये फॉलो नहीं कर पाती, इस वजह से ये गलत है। अब वैसे इसमें देखेंगे, देखिए ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, और इनका अंतर 3 हो रहा है, 3 का दुगुना 6 हो रहा है, तो ये वाला अपना सही जवाब है। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, तब प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि रवि शहर ए से शहर बी तक की ओर जा रहा है। यदि रवि अपनी कार की सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलता है तो शहर बी तक 30 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपने सामान्य चाल से कार चलाता है तो वह शहर ए से बी तक पहुंचने में कितना समय, मिनट में कितना समय लेगा, ये हमको बताना है। तो भैया इसकी जो दूरी है वो तो अपनी निश्चित है, फिक्स है, ए से बी तक की दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। मान लीजिए उसकी सामान्य चाल जो है वो 1 है, और उसका समय जो लगा है मान लेते हैं x है। ठीक, x मिनट का समय उसको लगा है, वही हमको x निकालना है। अब देखो अगर चाल उसकी 1 है तो उसमें चाल फिर बराबर करते हैं, फिर चाल बराबर दूरी बराबर चाल उड़ते समय करते हैं। अब क्या है, चाल जो है 1 ना रह करके 2/5 हो गई, यानी अंतर हो गया। ठीक है, 2/5 हो गई है, 2/5 अब चाल हो गई है। तो जो समय लगा वो क्या है, वो 30 मिनट अधिक लगा। तो पहले समय लगा था x, अब लग गया 30 मिनट ज़्यादा, तो हम इसमें 30 जोड़ देते हैं। इस 5 से इधर गुणा करा दो तो 5x ऐसे मिल जाएगा। 2 से अंदर गुणा करा दोगे तो 2x प्लस 30 दुनिया 60 हो जाएगा। घटा दोगे तो 3x हो जाएगा बराबर 60। 3 से भाग कर दोगे तो कितना मिल जाएगा 20। तो 20 मिनट का समय लगा है। हालांकि इस प्रश्न को हल करने के लोगों के पास ट्रिक भी होती है, पर अपने पास अपनी बेसिक ट्रिक है, हमने ऐसे ही किया है तो बस। और ये सब चीज़ें हैं क्या, प्रयास प्रयास से करते रहते हैं, चलते रहता है ना, बेसिक लगाते रहते हैं तो ट्रिक अपने आप दिमाग में बन जाती है। कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस हो जाता है काम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बैठक व्यवस्था से 7 व्यक्ति हैं, ए से लेकर के ए सी जी के एम आर और वी उत्तर की ओर, सब ऐसे उत्तर की ओर मुंह करके ऐसे लाइन से बैठे हुए हैं। ठीक है, अब बनाना शुरू करते हैं। तो ए ए के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति हैं जितने ए के दाईं ओर, मतलब ए बीचों बीच बैठा है। तो इधर 1 2 3 लोग हो गए, इधर 1 2 3 लोग हो गए, टोटल 7 लोग तो बैठे हैं, इधर दाएं बाएं बराबर हो गया। सी जो है ए के दाहिनी और दूसरे स्थान पे बैठा है, तो बैठा दो भैया। सी को ए के दाहिनी और दूसरे स्थान पे आराम से बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति 1 2 वही 2 3, ये 3 हो गए, तो ये जी हो गया। यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं। के जी के ठीक बगल नहीं बैठा है, तो यहाँ पे 2 जगह हैं जहाँ पे के नहीं बैठा है, तो के यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ बैठ सकता है, देखते हैं भाई कहाँ बैठेगा। और एम के दाहिनी और दूसरे स्थान पर है, तो एम जो है के को यहाँ बैठा दो, के दाहिनी और दूसरे स्थान पे एम यहाँ पे बैठेगा। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ भी बैठेगा। आर पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा तो आर को बीच में बैठा दो, कौन बचा, फिर वी बचा। इसमें कह रहे हैं वी और आर के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो केवल एक व्यक्ति तो दिखाई दे रहा है, बस सिंपल है भाई। कुछ प्रश्न बहुत ज़्यादा ही सिंपल होते हैं। अगला प्रश्न देखें, केमिस्ट्री से रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, उसी को रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। बहुत सिंपल बात है। ठीक, अगला कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। कह रहे हैं निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा, मतलब ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये बताना है। और मैंने आपको बता रखा है कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को हल करने के लिए ए से जेड तक की गिनतियों, मतलब ABCD जो अपना वर्णमाला होता है, पेपर शुरू होने से पहले ही आप अपने कागज में लिख के रखे रहेंगे, तब ये वाली चीज़ें बहुत आसानी से हो पाएंगी। और चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न में देखेंगे तो क्या हो रहा है, ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे m से l जो हो रहा है वो -1 हो रहा है, क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। o से m जो हो रहा है o 15, m 13, -2 हो रहा है। n से m -1 हो रहा है, ठीक है, -1। और k से i -2 हो रहा है, k होता है 11, i होता है 9। और s से r -1 हो रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, वही हाल इसमें भी होगा। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, उसमें भी सेम टू सेम वही चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए कि आपको पहले -1 करना है, फिर -2 करना है, तो f
जो होता है 6, 6 में से -1 ई हो गया। ठीक है, आर होता है 18 में से 2 घट जाएंगे तो 16, 16 मतलब पी हो जाएगा। और ई पी कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, केवल यहीं दिखाई दे रहा है, आगे देख सकते हो। ओ होता है 15 पे, उसमें से एक घट जाएगा 14, 14 मतलब एन हो जाएगा। मतलब ऐसे देखते चले जाओगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। और इतने में अगर मिल जा रहा है तो फिर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, उत्तर लगाओ, आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक। निम्न में से कौन सी वह एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो लूनी नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई है 24 और 26 है। तो निम्न में से क्या इसकी तीसरी भुजा की माप हो सकती है? क्या हो सकती है ये हमको बताना है। ये विकल्प दिए गए हैं। अब आप कहोगे भाई चलो इसमें तो कुछ भी हम तुक्का लगा देंगे, पर मतलब कैसे करेंगे कि एग्जैक्टली अपन सही चलें? ठीक। तो एक छोटा-सा नियम होता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे 24 और 26 को जोड़ दोगे तो 6 4, 10 का 0 यहाँ से लगेगा 1, 2 1 3 1, 2 2 4 1 5, 50 हो रहा है इन दो भुजाओं का योगफल। क्या होता है? 50 हो रहा है। तो हमारा नियम क्या है कि दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब दो भुजाओं का योगफल 50 मिल रहा है, अब तीसरी भुजा अगर 52 हो जाएगी तो गलत है, 55, 54 ये नहीं हो सकती। 50 से बड़ी या फिर 50 भी नहीं हो सकती, ठीक है? अगर यहाँ पे 50 विकल्प में रहे, तो वो भी सही जवाब नहीं है, याद रखेंगे। दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, उसके बराबर भी नहीं हो सकता, ठीक है? बड़ा होना चाहिए। तो 48 से 50 बड़ा है, इस वजह से अपना 48 सही जवाब है, बाकी सब नहीं। अगर यहाँ पे 50 सेंटीमीटर भी विकल्प में दिया होता, कहते सर यहाँ पे मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, तो 50 सेंटीमीटर भी गलत है, ठीक? चलिए प्रश्न देखते हैं कि 677 एनसीसी कैडेट एक परेड में भाग लेना चाहते थे। उक्त परेड में भाग लेने के लिए कैडेटों को एक आयताकार आकार पैटर्न में व्यवस्थित किया जाना था, जहां पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर हो। देखो भैया, आयताकार अगर है तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं हो सकती। उसके लिए स्क्वायर शेप होना चाहिए, ठीक, स्क्वायर वर्ग होना चाहिए। तो ये आयत करके गुमराह करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वर्ग का मामला हो जाता है। तो एनसीसी कैडेट की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो इस परेड में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें इससे बाहर रहना पड़ा। तो भाई बात यह है कि 677 कैंडिडेट हैं। अब आपको इनको ऐसे वर्ग के आकार में बनाना है, तो भाई कुल मिला के ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हमको खोजनी है, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है, और क्या, और कुछ नहीं है। तो कितने लोगों को बाहर कर रहना पड़ेगा, बस वही अपन को देखना है, ठीक। ये सब लोग तो भाग लेना चाहते हैं, लेकिन कितनों को बाहर रहना पड़ेगा। तो 677 है आपके पास, बस इसे किधर से जोड़ा, पीछे से जोड़ा बना लीजिए। तो कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 बचेगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, 7 7 उतर आएगा। और कितने बाद जाएगा, 4 छंग 4 का पहाड़ा पड़ी 27 से ज़्यादा ना, 4 5 20, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 7 28 ज़्यादा हो जाएगा। 4 छंग 24, 4 छंग 36, हाथ से लगे 3, 6 चौक 24, 24 25 26 27, 27 यानी कि 1 बज रहा है शेष वाले, यहाँ पे 6 हो गया। तो भाई यहाँ पे पहले बार तो हम 2 बार भाग ले गए थे, फिर 6 बार ले गए थे, यानी 26, 26 का वर्ग होता है कितना, 676 होता है। इसमें एक कैंडिडेट एक्स्ट्रा हो गया जो वर्ग बनाने में थोड़ा सा मतलब मिस्टेक बना रहा था। उस एक कैंडिडेट को निकाल दिया जाए। यहाँ पे देखो शेषफल जो 1 मिला है, वही वाले एक की बात कर रहे हैं, वही वाला 1 है ये, ठीक। तो वही 1 अपना सही जवाब हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ है नहीं इसमें, दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। सो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो बहुत दिमाग लगाने वाला प्रश्न है और काफ़ी मेहनत वाला प्रश्न है। कह रहे हैं कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 40 है और कह रहे हैं कि इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताना है। भाई देखो यार, योगफल तो हमें 40 समझ लो, एक तो क्रमागत भी नहीं, लाइन से भी नहीं है। लाइन से होता तो कुछ देख लेते, पर यार ये तो गजब का सवाल। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इसको कैसे कर सकते हैं कि भई देखो, अभाज्य संख्याएँ लिख लें, तब जोड़ लें, फिर गुणा कर लें, या फिर जो विकल्प दिया है उनका गुणनखंड कर लें। जैसे देखो भई, मान लो छोटी संख्या से शुरू करते हैं, 310 है। अगर हम 310 को गुणनखंड करेंगे, तो ये भाई 310 से पहले बात तो 31 एक अभाज्य संख्या हो, तो 31 से काट दो 10 मिल जाएगा, 2 से काट दो फिर 5 बचेगा, 5 से काट दो 1 बचेगा, ऐसा मिल गया। ये 3 अभाज्य संख्याएँ तो हो गई। क्या इनका योगफल 40 हो रहा है? तो 5 2 7, 7 1 8, मतलब 38 ही हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो इसका तो नहीं हो गया यार, इसका देख लेते हैं। 434 जो दिया गया है, 434 भई 2 से कट रहा है, पहले तो 2 से काट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब ये किससे कट रहा है? ये 7 तरीके के 7 से कट रहा है।
7 एक 21 और 7 एक कम 7, फिर ये 31 से ही कट जाएगा। चलो ठीक है, इनको जोड़ते हैं तो 7 दूनी 9 एक 10 मतलब 40, हाँ 40 तो हो रहा है। तो इनका गुणनफल अपना ये मिल गया और योगफल 40 हो रहा है इनका बाद संख्याओं का, तो ये हो गया अपना सही जवाब। तो विकल्प से ट्राई करना पड़ेगा, छोटी संख्याओं से शुरू करना, बड़ी संख्याओं से शुरू करोगे थोड़ा लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि ठीक है जहाँ से आसान दिखाई दे पहले वो वाला ट्राई करो, जो मुश्किल रहे उसको छोड़ दो। जैसे अपना मान लो 682 दिया गया है, इसको 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब यार ये 341 किससे कटता है पता नहीं यार, शायद शायद 31 से कट जाता है, हाँ 31 से कट जाता है। 31 से करने में 31 और 31 से करने में 31, फिर 11 से कट जाता है, हाँ सही तो है यार। पर इनका योगफल क्या अपना 40 हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये अपना 722 जो है ये 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, ये किससे कट रहा है? 31 से तो नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा, 7 5 35, 7 से नहीं कट रहा है, 9 11 11 12 13 13 13 13 24 39। ट्राई करना देख लेना खैर इसको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, किसी न किसी संख्या का गुणनफल तो होगा ही है। ठीक, तो मेरे ख्याल से जो भी है जैसा भी है मिल गया अपने को उत्तर। ठीक है, प्रश्न देखते हैं जिसमें दिखा गया है कि इनमें से कौन से दो तत्व हैं जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होते हैं, ठीक, यही होती है समान। अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन दिया है, कार्बन दिया है, दोनों के अलग अलग होते हैं, कार्बन की 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, हाँ 3 ही होती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम की भी अलग होती है, हीलियम तो भैया संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें होते ही नहीं है। तो अपना क्लोरीन और फ्लोरीन है सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि धामन सोडा बनाने के लिए निम्न में किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? तो NaCl साधारण नमक, ठीक है, इनमें से ठीक है किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? NaCl का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें कहा रहा है कि कमल की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो भैया देखो यार बात यह है कि कमल को हम दिखा देते हैं के से, कमल है और एक के अच्छा वाला बन जाओ भाई, के अपने पुत्र से 4 गुना है यानी 4x कर लेते हैं। 18 18 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु कमल की आयु की आधी होगी, यानी कि बस पुत्र का दुगुना रह जाएगा। ठीक है, तो के है उसमें 18 साल जोड़ दो और उसका पुत्र है एक्स, उसमें 18 साल जोड़ दो दोनों का, अब पुत्र का दुगुना रह जाएगा पिता। ऐसी वाली स्थिति है। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्तमान आयु एक्स हमने मान के रखी थी वही अपने है, यही के की जगह 4x है, यहीं पे हम रख देंगे 4x बस। तो 4x प्लस 18 हो रहा है बराबर 2 से अंदर गुणा करा तो 2x, 18 दूनी 26 प्लस 36, 2x इधर आके घट जाएगा तो 2x बचेगा, 18 उधर जाके घट जाएगा तो 18 बचेगा। 18 का आधा 2 से भाग कर देंगे तो 9 मिल जाएगा, तो 9 हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल समीकरण के साथ ये उत्तर प्राप्त हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि फिजिक्स का है, कह रहे हैं उत्तल लेंस। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, उत्तल है तो जितने माइनस वाले विकल्प हैं वो तो गलत हो गए, ठीक है, यही प्लस वाले अपने सही हो सकते हैं। याद रखेंगे उत्तल में माइनस वाले गलत, अवतल होता है तो माइनस वाला, अवतल का माइनस होता है, उत्तल का प्लस होता है, इतना याद रखना है। वक्रता त्रिज्या r बराबर 40 दी गई, फोकस दूरी उसकी आधी होती है 20, ठीक, 40 का आधा 20, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। लेंस की क्षमता p बराबर क्या होता है? 1/f होता है, यहाँ पे 20 बनाया ना, 1/f होता है। ये जो 20 रहेगा लेकिन यहाँ पे मीटर में होना चाहिए, तो ये फोकस दूरी जो है सेंटीमीटर में थी, तो 100 से जब भाग करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, तो 100 को ऊपर रखना पड़ेगा। 2 से भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 5, 5 डायोप्टर होगा। और आपको पहले बताया कि प्लस वाला उत्तर रहेगा, यहाँ पे भी 5 अगर हो सकता है हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 दिखाई दे रहा है, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लस उत्तल है तो प्लस। ठीक, अगला प्रश्न बायोलॉजी से कि बोमेन स्फुट यानी कि बोमेन्स जो कैप्सूल है ये किससे ढके रहते हैं? तो कोशिका गुच्छ से, जो भी है आई डोंट नो। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहे हैं विज्ञान की प्रयोगशाला में एक क्रियाकलाप करते हुए समय एक छात्र के शर्ट पर दाग लग गया, दाग हटाने के लिए उसे किस रसायन का उपयोग करना होगा? तो ये सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? धावन सोडा। क्या होता है? धावन सोडा। धावन सोडा मतलब भाई वही साबुन है यार, और क्या, सोडा, सोडा बनाना था तो वही साबुन जो अपना डिटर्जेंट होता है वही है सोडियम कार्बोनेट। बस ये कान पकड़ रहे हैं घुमा करके, ध्यान देने वाली बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है। पहले हम भाग करेंगे, 3 से 9 को भाग करेंगे 3 मिल जाएगा। 16 छक्का 96 होता है, ठीक है, 96 होता है, उसमें से 3 घटा देंगे तो 93 बच जाएगा, इतना हो जाएगा। अच्छा इसमें पहले घटाना कर लेते हैं, 17 में से 12 गए तो कितना बचेगा? 5, और 93 5 98 होता है। बहुत सिंपल है यार ये तो, मतलब सिंपल भी है, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि मैं देखो यार सारे प्रश्न पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ उसके बाद ही मैं बताता हूँ ताकि कोई समस्या ना होने पाए।
देखिए दिए गए पाई चार्ट में परिवार की कमाई का प्रतिशत दर्शाया गया है। चार्ट का अध्ययन करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें देखिए ए बी सी डी एच तक कुछ दिखाया गया है और इसमें कह रहे हैं कि जो ए है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है कि कुल कमाई का केंद्रीय कोण, यानी हमको केवल एंगल बताना है। अब बात ये हो जाती है कि हम पहचाने कैसे कौन सा रंग किसके लिए है? हैं जी? समझ नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल हो रही है। मान लेते हैं ये ए वाला है, अच्छा बी वाला, देखिए बी वाला हल्का है तो हम हल्के वाले के साथ मिला लेते हैं, एच वाला गाढ़ा है तो इसके साथ मिला लेते हैं। अच्छा सी वाला तो समझ में आ रहा है इसके साथ है, डी वाला कौन-सा है मतलब पीला है तो इसके साथ है, ई अच्छा ई और जी, ई वाला ये है शायद, एफ वाला हरा वाला है, जी वाला ये वाला है। तो यही सारी लफड़े हो रहे थे, इसको काफ़ी टाइम लगा था मुझे समझने में क्योंकि सारा रंगों का खेल है, सारा रंग नहीं समझ में आ रहे हैं कौन किसका है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास देखिए ऊपर हमारे पास ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच है, 8 लोग हैं, जी, एच तक है ना? तो इसमें देखो बी गायब हो गया है और ई गायब हो गया है, ई, एफ, जी, एच हाँ, ठीक है। यहाँ पे टोटल 6 लोग हैं तो बी और ई गायब है। तो बी वाला कौन-सा है? ये वाला बी वाला 5, 5% हो गया और ई वाला हमने कौन किया? ये 7 वाला, ठीक है। 7, 5, 12 ठीक? तो 12 को छोड़ करके बाकी कितना हो गया? टोटल कितना होता है भैया? टोटल 100% होता है ना? यहाँ पे देखो बी और ई गायब है, तो हमको इन सब की निकालनी है तो हम बी और ई वाला घटा देते हैं। देखो टोटल 100% होता है उसमें से 7, 5, 12 को घटा देते हैं, तो यहाँ पे 8 मिल जाएगा, 9 में से गया 88%। तो किसका टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री का उसका 88% सॉरी 100 डबल ज़ीरो रहेगा। तो ये एक ज़ीरो से कट गया। अब गुणा कर लो 88 से। 8 छंग 8 दूनी 16 8 छंग 48 होता है ना? हाँ, 8 छंग 48 होता है, बचेगा 4, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 24 4 28, 28 फिर 8 से गुणा करेंगे तो वही आएगा 2 ठीक? तो हमने जोड़ने पे क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा, 8, 8 16 यहाँ से लगे 1, 8 2 10, 1 11 और ये 3 और एक अपना 10 था ना तो एक अंक पे दशमलव, 316.8 ठीक है? तो यहाँ पे 316.8 अपना सही जवाब है। इसमें सारा खेल है रंगों वाला, बाकी सब तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नीचे प्रश्न में 5 3 अंक की संख्या दी गई है, इतना सब दिए गए हैं। कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो ऐसी कितनी संख्याएँ बनेंगी जिसका दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा? यानी सभी अंकों में सभी दूसरे अंक में 2 जोड़ना है, तो दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य हो, ये हमको देखना है। तो थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं। अब देखो जैसे ये 7 है, 7 में अगर 2 जोड़ दोगे तो 9 हो जाएगा, 9 3 से कट जाता है, हाँ, बिल्कुल कट जाता है, ये 1 नंबर हो गया। इसमें 2 जोड़ दोगे तो 5, 5 हो जाएगा, 6 से नहीं कटा, खत्म। इसमें 2 जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा, 7 7 से कटता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें 2 जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा, 2 से कटता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें 2 जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा, नहीं करता है। तो 3 लोग हमको देखने को मिले हैं, तो 3 अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? समझ में आ रही बात? क्या कहा जा रहा है उसको समझना है, उसके बाद सब कुछ आसानी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि एक निश्चित कोड में बोनस बोनस नहीं, बाउंड जो भी लिखा हो का कोड ये है, अल्ट्रा का कोड ये है, तो उसी कोड भाषा में इसका क्या होगा? क्योंकि वो भैया इसमें एबीसीडी वाला कोई मामला था नहीं, कुछ जोड़ा, कुछ घटाया, जाना गया। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, तब पे ये बहुत आसान है। क्या आसान है कि बी को आपको 5 लेना है, ओ को आपको 4 लेना है, यू को आपको परसेंटेज लेना है, टी को आपको 8 लेना है, एस को आपको हैज़ लेना है। अब ऐसे ही देख लो जैसे टी को मिला दो, देखो यहाँ पे टी का 8 लिखा है, तो यहाँ पे भी अगर कहीं टी है तो उसका 8 ही लिखा है। समझ में आ रही बात? और अगर यहाँ पे यू को क्या लिखा है, परसेंटेज लिखा है, तो यहाँ पे देखो अगर यू है तो इसका पर भी परसेंटेज लिखा है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको खोजना है और उत्तर दे देना है। जैसे यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है, बी यहाँ पे पहला है, 5 है तो 5 लिखो। एल दिखाई दे रहा है, एल यहाँ पे कहीं होगा, एल का यहाँ पे देखो 3 दिखाई दे रहा था, 3 लिख दो। ए दिखाई दे रहा है, ए कहीं पे है, यहाँ पे ए का दिखाई दे रहा है 9, तो 9 लिख दो। आर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कहीं आर है, आर का देखो यहाँ पे अल्टरेट एट द रेट है, तो ये बना दो। ई दिखाई दे रहा है, ई कहीं पर है, अच्छा नहीं है तो बाद में जान दो। इतना मिला लो, कहीं पे दिखाई दे रहा है, ये देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये नहीं मिल रहा है, देखो ये देखो गिनती नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही है। जितना मिल रही है उतने से उत्तर मिल जाएगा, ठीक? ये इतना नहीं सोचना है, सर मेरे में हम ई कहाँ से लाएँगे? अरे मतलब भाई, नहीं लाने की ज़रूरत है, ई नहीं जा रहा है, नहीं है तो नहीं सही। मैंने ऐसे रोते हुए देखा है बच्चों को कि भाई ई नहीं मिल रहा है सर, कैसे करेंगे हम? तो जितना मिल रहा है उतने से काम चला लो यार, क्वेश्चन ऐसे है, थोड़ा रीज़निंग वाला दिमाग लगाओ, गधे थोड़ी ना हो। आगे क्वेश्चन पे चलो। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 बक्सा हैं। यहाँ पे देखो एम एन ओ पी क्यू आर एस एक के ऊपर एक रखे हैं, इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। अब देखो यहाँ पे समझो, पी के ऊपर केवल 3 बक्सा रखे हैं। अगर पी बीच में है तो 1 2 3 ऊपर, 1 2 3 नीचे, तभी तो 7 हो पाएंगे, हो गया। पी और एम के बीच 2 बक्सा रखे हैं। अब देखो पी के लिए हम 2 चीज़ बना लेते हैं। देखो एक तो एम ऊपर भी हो सकता है, दूसरा एम नीचे भी हो सकता है। 2 बक्सा बीच में होना चाहिए ना? ऐसा है। इस वजह से हमने 2 सीरीज़ बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाई एक गलत हो जाएगी, एक सही हो जाएगी।
एस और क्यू के बीच केवल आर को रखा गया। अब यहाँ पे एस और आर के बारे में पता नहीं है, तो हम यहाँ पे देखो एस क्या करते हैं, एस और क्यू के बीच में हम आर को रख देते हैं, ये हमारा फिक्स रहेगा। कहीं ना कहीं हम यहाँ पे उठा के रख देंगे या फिर यहाँ उठा के रख देंगे, जहाँ मन कहेगा वहीं रख देंगे। पर आगे बढ़ते हैं। ओ और एम के बीच एन को रखा गया है। ओ और एम के बीच, ओ और एम के बीच एन को रखा है। अगर एम यहाँ है तो ओ और एम के बीच, ओ यहाँ पे रहेगा तो फिर एन यहाँ रहेगा, और ओ यहाँ रहेगा तो यहाँ रहेगा। ओ और एम के बीच एन को रखा गया था, ऐसी स्थिति हो गई। सबसे ऊपर ना तो क्यू है ना ही एम को रखा गया है। सबसे ऊपर एम को, क्यू भी नहीं है और एम भी नहीं है, ये वाला तो गलत हो गया, तो ये वाला सही चल रहा है। अच्छा यहाँ पे ये वाला हमने कहा था कि कहीं सेट करेंगे, यहाँ सेट करेंगे, लेकिन क्यू सबसे ऊपर नहीं है, तो क्यू इसको उलट के भी तो रख सकते हैं ना, क्यू और एस के बीच में आर का था, तो ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ, तो क्यू सबसे ऊपर नहीं है, तो मतलब ये वाला तो नहीं है, यही वाला अपना सही है। तो एस आर क्यू ऐसा वाला मामला हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि क्यू और ओ के बीच में कौन सा बक्सा रखा है, क्यू और ओ के बीच में कौन सा रखा है, पी रखा है। देखो पी मिल रहा है हमारा उत्तर। देखते हैं अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक परीक्षा में रमन ने प्रिंस से अधिक अंक प्राप्त किए। चलो ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लिख लेते हैं रमन। रमन ने प्रिंस से अधिक, प्रिंस तो नीचे हो जाएगा भैया, ये हो गया, प्रिंस से अधिक अंक प्राप्त किए। रॉबिन ने केशव और दीपक दोनों से कम प्राप्त किए। एक भाई साहब है रॉबिन, रॉबिन जो कम है किससे, रॉबिन ने केशव और दीपक, तो ये केशव, केशव और दीपक, दीपक दोनों से कम प्राप्त किए हैं। तो भाई मैं ऐसे लाइन से लिख रहा हूँ, ठीक है, हर एक चीज़ का मतलब हम लिखते चले रहे हैं, फिर जब ये जुड़ रही होंगी तो एक साथ हम जोड़ देंगे, ठीक, ऐसे ही चलते जाएंगे। अभिषेक ने दीपक से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन प्रिंस से कम। अभिषेक ने दीपक से अधिक लेकिन प्रिंस से कम। अब देखो प्रिंस से कम किसने प्राप्त किए हैं, प्रिंस से कम किसने, अभिषेक ने। अब देखो यहाँ पे हमने प्रिंस लिखा था ना, तो अभिषेक यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं अभिषेक, हमने अभिषेक लिख दिया। अभिषेक लिखने के बाद हमने अभिषेक ने कहा कि अभिषेक ने दीपक से अधिक, ये जो दीपक भाई साहब है इनसे ज्यादा है, तो अभिषेक का दीपक से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे दीपक लिख देते हैं, दीपक का अभिषेक से भी कम हो गया। देखिए कॉम्बिनेशन जुड़ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए दीपक से भी कम रॉबिन था, ठीक है, रॉबिन को भी हम नीचे लिखेंगे, लेकिन फिलहाल और कुछ पढ़ लेते हैं। दीपक ने केशव से अधिक अंक प्राप्त किए। जो दीपक है वो केशव से अधिक है, तो देखो दीपक जो है केशव से ऊपर है, और दीपक और केशव ने मिल करके रॉबिन से ज्यादा प्राप्त किए थे, तो रॉबिन तो नीचे ही रहेगा ना। ठीक है, अब अपने पास जगह नहीं है, तो मान लीजिए देखो ये दीपक के नीचे केशव था, केशव के नीचे रॉबिन था, हम यही वाला सेम टू सेम वही नीचे लिख दिया है, ठीक है। अब देखो परीक्षा में तीसरा सर्वोच्च स्थान किसने थे, तो सबसे ज्यादा रमन, फिर प्रिंस, फिर अभिषेक। अभिषेक अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलो अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मेंडल वाला कुछ क्वेश्चन है भाई, देखेंगे कि मेंडल ने दो प्रयोग किए। पहला है कि लंबे पौधे के पराग को छोटे पौधों के बीजांड में निषेचित किया, और दूसरा है छोटे पौधों के पराग को लंबे पौधों के बीजांड में निषेचित किया। इस प्रकार उत्पन्न पौधों की तुलना में हमें क्या परिणाम दिखेंगे। तो भैया उत्तर यह है कि प्रयोग एक में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग दो में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। ये हो गया बात। इसका क्या काम है, पढ़ लो एक बार, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि रिया उत्तर की ओर 25 मीटर चलती है। देखो भैया रिया को हम चला दिए, ये उत्तर ही चल रहा है, नहीं, ऐसे उत्तर 25 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है, 30 मीटर चलती है, लो दाएं मुड़ा दिए, 30 मीटर चला दिए, ठीक बात है। फिर दाएं मुड़ती है, 40 मीटर चलती है, लो 40 मीटर चला दिए, दाएं पे 40 हो गई है। फिर वह बाएं मुड़ती है, बाएं मोड़ दो भैया इधर की ओर, और 15 मीटर चलती है, लो 15 चला दिए हैं। फिर वह बाएं मुड़ती है, 15 चलती है, लो फिर बाएं मुड़ गई है, 15 चल गई है, ऊपर की ओर बाएं होगा इसका। अब वह आरंभ बिंदु से किस दिशा में और कितनी मीटर की दूरी पर है। अब देखो एकदम सीध में होगी, क्यों सीध में होगी, क्योंकि भैया देखो ये 25 ऊपर गए, 15 नीचे, 15 ऊपर, 15 25 ऊपर, 15 25 होता है 40, और 40 नीचे आए थे, इस वजह से सीधी रेखा में होंगे। और ये 30 हो गया, ये 15 हो गया, 15 30 45 हो गया, तो 45 मीटर इधर और ही रहेंगे, और इसका नाम होता है पूरब, तो 45 मीटर पूरब की ओर, ठीक, बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक अध्ययन केंद्र में 5 परीक्षाएं हैं, जिनमें से 50-60 सॉरी कक्षाएँ, परीक्षाएँ नहीं कक्षाएँ हैं, 40-70 विद्यार्थी हैं। इन 5 कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? 20-25 वगैरह-वगैरह है, ठीक है? क्रम से यही है। केंद्र में प्रति कक्षा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करना है। तो हमको सबसे पहले तो ये निकालना होगा कि हर कक्षा में कितने-कितने पास हुए हैं। जैसे पहला का 50 का 20%, देखो ये 50 का 20% का मतलब होता है 2 0 कट जाना, 5 दूनी ये 10 प्राप्त हो जाना। दूसरा का 60 का 25%, देखो 60 है, 60 का 25%, ऐसे मिला के रखना ध्यान से, गलती ना होने पाए, 25%, ठीक। तो 25 चौके 100 होता है और 15 चौके 60 होता है, तो यहाँ पे 15 मिल जाएगा, यानी यहाँ पे 15 लड़कियाँ हो गया, ठीक है। और 25 का देखो 20%, तो 25 का
20%। देखो 25 चौके 100, 4 पंचे 20, यानी कि 5 लड़कियां यहाँ पे हो गए। ये हो गया मामला। 40 का 10%, 40 का 10% का मतलब कितना होता है? सीधे सीधे 4 भैया, 0 0 तो कट गया ना। और 70 का 30%, तो 70 का 30%, 2 जीरो कट गया, 7 के 21 लड़के हो गए। तो इतने लड़के पास हुए हैं। जोड़ लो तो 15 5 20, 15 5 20, 20 10 30, और 30 हो गया, 30 20 50 हो गया, 50 ये 5 55, 55 लड़के पास हुए हैं। और कह रहे हैं इनका औसत निकालना है। कितनी कक्षाएं थी? 5 कक्षाएं। तो 5 से भाग कर दोगे, कितना मिल जाएगा? बहुत सिंपल बात है, 11 मिल जाएगा। इस वजह से 11 अपना उत्तर हो जाएगा। इसको बारी बारी से करना पड़ेगा, इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा, इसमें कुछ और कर नहीं सकते, ठीक है। इसमें और कोई दूसरा तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव आवर्त सारणी में 8वें समूह के चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? यहाँ पे कॉपर, कोबाल्ट, फेरस यानी कि लोहा, आयरन, निकल। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 8वां दिखाई दे रहा है, ठीक। इसमें देखो अपना आयरन है, देखो कॉपर जो है ये 8वें से बाहर है, तो आयरन नहीं है। तो यहाँ पे अपना कॉपर जो है वो अलग हो जाता है, बाकी सब तो उसमें आ रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके कहा जाता है सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य कितना का अंतर होता है? तो भैया, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है। जैसे मीथेन होता है CH4 होता है ना, वैसे फिर उसके बाद एथेन होता है C2H6 हो जाता है। इसमें देखो एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। ऐसे ही मीथेन, एथेन, प्रोपेन होता है C3H8 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो C3H2 यहाँ पे कितने कितने बढ़ रहा है, यही अंतर आपसे पूछा जा रहा है। सामान्य सा यही हर एक जगह पे अंतर होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फिजिक्स का है। इसमें कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के सही गुणधर्म को पहचानें। पहले बात तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं बंद पास होती हैं, मतलब ये बंद होती हैं, कहीं से खुली नहीं होती हैं, ऐसे जाके उसका एंड नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है, ये बंद पास होती हैं, ठीक। और दूसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं, तो एकदम सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रच्छेद करते हैं, तो ये गलत बात है भैया, प्रच्छेद नहीं करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन हो तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उच्च होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर सघन विरल होंगी तो प्रबलता कम हो जाएगी, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है ना, ये गलत बात है। तो यहाँ पे भैया पहला ऑप्शन ABD, ये 3 चीजें अपनी सही हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि और ग्रामीण विकास का बढ़ावा देने के लिए किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई? तो नाबार्ड अपना सही जवाब है, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ रहे हैं कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, इतना है, तो इसका व्यास क्या होगा? देखिए, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, जो कि आपको 1144 दिया गया है। और पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखने को कहा गया है, तो हम 22/7 रखते हैं। 22/7 हमने रख दिया है। अब 11 एकम 11 दूनी 22, यहाँ पे 11 एकम 11 0, 11 चौके 44, ऐसे हो जाएगा। 2 से और काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ठीक है। 4 से कट जाएगा नहीं, फिर 2 से काटते हैं, 2 से और काट देते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 छन 12, 2 से काट देते हैं, है? कितना मिल जाएगा? 2 एकम 2, 13 दूनी 26, 13 मिल रहा है। तो R² बराबर क्या मिल रहा है? ये 7 से उधर 13 सते 91, 91 दिखाई दे रहा है। तो R बराबर हो जाएगा √91। और अगर व्यास पूछ रहा है तो इसका दुगुना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे है, ठीक है। व्यास पूछ रहा है तो दुगुना हो जाएगा, तो 2√91 अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अब अगला प्रश्न है कि इसमें कह रहा है एक संख्या दी गई है, एक के सभी अंकों को आरोही क्रम में, आरोही मतलब छोटे से बड़े के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों में स्थिति में अपरिवर्तित रहे, कितना नहीं बदला है? ये देखते हैं, आरोही क्रम में छोटा से बड़ा। सबसे छोटी संख्या इसमें 1 दिखाई दे रहा है, फिर दिखाई दे रहा है 2, ओके, फिर दिखाई दे रहा है 3, फिर दिखाई दे रहा है 4, फिर दिखाई दे रहा है 5, फिर दिखाई दे रहा है 6 भी दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है, और फिर 8 दिखाई दे रहा है। अरे भाई, इसमें तो मैंने गलती कर दी है। ठीक है, देखो 5 है, 6 है, 1 है, 3 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 8 है। तो यहाँ पे देखो 8 ही नहीं बदला है, बाकी तो सब बदले हुए हैं। ठीक है, तो 1 अपना सही जवाब है कि केवल 1 अंक अपरिवर्तित रहा है। अगला प्रश्न है कि ये जो दिया गया इसको अनुचित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। इम्प्रॉपर। देखिए 2.6 के ऊपर बार है, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 + 0.6 ऊपर बार, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा-सा अच्छा हो सके। तो 6 बटे हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे। 3 से काटेंगे, 3 दूनी ये 6, 3 तरीका 9 हो जाएगा। अच्छा, 2 तो भी प्लस करना है। 3 दूनी ये 6 2, 3 दूनी ये 6, 6 2 8, 8/3, मतलब सिंपल है, हो जाएगा। तो ईज़ी तरीका है, हो जाता है, कोई समस्या नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 40 किलोमीटर एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और उसी मार्ग पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए वापस लौट आता है। 5 किलोमीटर? ये कुछ अच्छी बात नहीं है। इस दो तरफ़ा यात्रा को उसने 4 घंटे 30 मिनट में तय किया है, तो 4 घंटे 30 मिनट की इस यात्रा में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल बरा समय बराबर दूरी गुणित चाल सॉरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। चाल गुणित समय और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल 40 हो गया पहला जाते वक़्त समय, लौटते वक़्त समय दूरी बटा चाल। चाल अपनी 5 थी ना, सॉरी 5 लिखना था और ये हो जाएगा 4 घंटे 30 मिनट यानी 4.5 4.5 लिख दें, इतना सही रहेगा, ऐसा लिखना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? या फिर 4 से 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक? ऐसे भी लिख सकते हैं 4 से 1/2 तभी ये सही काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं काम कर पाएगा। इनका एलसीएम अपना 40 ही हो जाएगा, तो ऊपर x प्लस 8 पंचे 40 8 है x, इसका 4 दूनी 8 एक 9/2 दिखाई दे रहा है। ये दोनों जुड़ गए, भैया अपन 9x बन रहे हैं ना, बात सिंपल समझ में आ रही है? 9 से 9 कट जाएगा और 2 से 40 का काट दोगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे x अकेले बचा है, x बराबर 20 ऊपर चला गया तो 20 हो गया। हैं? 20 क्या हो गया? अच्छा, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी तो 20 गया और 20 लौटा, 20-20 40 सही जवाब है। सॉरी मैं तो 20 लगा देता, मेरा तो उत्तर आने के बाद गलत हो जाता, तो ऐसे थोड़ी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।